नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि रेलवे एग्ज़ाम्स में साइंस का कितना ज़्यादा वेटेज है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमारे चैनल पर ऑल एग्ज़ाम एनालिसिस में हम आपके लिए साइंस की एक ऐसी सीरीज़ लेकर आए हैं जिसमें टॉप 100 एमसीक्यू होंगे। ये आपका मॉक टेस्ट के फॉर्म में रहेगा। तो ये आप समझ लीजिए आपके लिए मॉक टेस्ट है। तो इसको आप पूरा अटेंड कीजिएगा, डेली अटेंड कीजिएगा और अपना स्कोर चेक कीजिएगा कि आप कितने पानी में हैं। आपका सिलेक्शन हो सकता है या नहीं, आप इस वीडियो से पता लगा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं ज़्यादा देरी न करते हुए। पहला प्रश्न है, असंगत का चयन करें। असंगत का चयन करें। ऑप्शंस आपके सामने हैं, बताइए कमेंट करके राइट आंसर क्या होगा। बताइए राइट आंसर क्या होगा, ए बी सी या डी। राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी ए बी प्लस। सर्वदाता नहीं है, ए बी क्या है, सर्वदाता नहीं है, सर्वग्राही है, इसलिए क्या हो जाएगा, असंगत हो जाएगा। कितने बच्चों का सही हुआ। अगले प्रश्न पर चलते हैं। इसमें आपको सभी प्रकार के प्रश्न मिलेंगे, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो या बायोलॉजी हो, और इजी से लेकर एडवांस लेवल तक के आपके यहाँ क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। दूसरा प्रश्न है, परिशुद्ध अल्कोहल होता है। परिशुद्ध अल्कोहल होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 100% इथाइल अल्कोहल। 100% इथाइल अल्कोहल होता है परिशुद्ध अल्कोहल। अगला प्रश्न है, पेशियों की कार्यात्मक इकाई कौन सी है। पेशियों की कार्यात्मक इकाई कौन सी है बताइए। राइट आंसर हो जाएगा सैक्रोमियर। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सैक्रोमियर। अगला प्रश्न है, सिनेप्स क्या है। सिनेप्स क्या है बताइए। राइट आंसर क्या होगा, ए बी सी या डी। तो सिनेप्स क्या है, दो समीपस्थ न्यूरॉन के मध्य का क्षेत्र है। दो समीपस्थ न्यूरॉन के मध्य का क्षेत्र है सिनेप्स। अगला प्रश्न है, थायराइड ग्रंथि की अतिशक्रियता का क्या परिणाम है। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए ग्वाइटर। क्या हो जाएगा, ग्वाइटर। अगला प्रश्न है, सिस्टाइटिस निम्न में से किस अंग का संक्रमण है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर का। अगला प्रश्न है, विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है। तो विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, रिकेट्स रोग होता है। रिकेट्स रोग होता है। रक्त का थक्का बनना कौन करता है, विटामिन के। स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है, विटामिन सी की कमी से। अगला प्रश्न है, एक स्वस्थ मनुष्य में प्रतिदिन लगभग कितना आंतरिक रस स्रावित होता है। कितना आंतरिक रस स्रावित होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी कितना होता है, लगभग 2 लीटर होता है। लगभग 2 लीटर होता है। अगला प्रश्न है, लैंगरहैंस की दीपिका की खोज किस चिकित्सा शास्त्री ने की थी। राइट आंसर बताइए क्या होगा, लैंगरहैंस ने की थी। किसने की थी, लैंगरहैंस ने की थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लैंगरहैंस। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा संघ आर्थ्रोपोडा का उदाहरण है। निम्न में से कौन सा संघ जो आर्थ्रोपोडा का उदाहरण है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी तिलचट्टा। अगला प्रश्न है, जीवन का मूलभूत लक्षण है। जीवन का मूलभूत लक्षण है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ये सभी जीवन की क्या है, मूलभूत लक्षण है। जैसे उपापचय, वृद्धि एवं प्रजनन और अनुकूलन, ये सभी क्या है, जीवन के मूलभूत लक्षण है। अगला प्रश्न है, श्वसन प्रक्रिया है। श्वसन प्रक्रिया है उपचयन। श्वसन प्रक्रिया है कैसी है, उपचयन। श्वसन एक अपचयी प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीकरण उपचयन होता है। अगला प्रश्न है, जंतु विज्ञान के जनक थे। जंतु विज्ञान के जनक थे अरस्तु। अरस्तु जंतु विज्ञान के जनक थे। अगला प्रश्न है, जीवित वस्तुओं पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एडेफोलॉजी। एडेफोलॉजी। अगला प्रश्न है, किसी एकल जाति व उसके आवास के पर्यावरणीय घटकों का अध्ययन क्या कहलाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्वपारिस्थितिकी कहलाता है। अगला प्रश्न है, जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए वर्गीकरण विज्ञान। क्या कहते हैं, वर्गीकरण विज्ञान कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन है। तो मकड़ियों का अध्ययन कौन सा है, अरेकोनोलॉजी। यानी कि ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा अरेक्नोलॉजी। अगला प्रश्न है, जीवों और पर्यावरण के बीच की अन्योन्य क्रिया के वैज्ञानिक विश्लेषण और अध्ययन को क्या कहा जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए पारिस्थितिकी कहा जाता है। पारिस्थितिकी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से चिकित्सा विज्ञान की कौन सी प्रशाखा यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित है। बताइए राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, हेटेरोलॉजी। हेटेरोलॉजी यानी कि ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, हेटेरोलॉजी। अगला प्रश्न है, विज्ञान की एक शाखा चिरोपॉडी शरीर के किस भाग से संबंधित है। राइट आंसर क्या होगा, ए बी सी या डी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पैरों से संबंधित है। पैरों से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ पालतू कुत्तों का वैज्ञानिक अध्ययन है। पालतू कुत्तों का वैज्ञानिक अध्ययन है साइनोलॉजी। क्या है, साइनोलॉजी। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी साइनोलॉजी। अगला प्रश्न है, जैव वर्गीकी शब्द किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था।
जैव वर्गीकी शब्द किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? राइट आंसर क्या हो जाएगा? कैंप एवं गिल्ली। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, कैंप एवं गिल्ली के द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है? वर्गीकी का पितामह कहा जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, कैरोलस लिनियस। कैरोलस लिनियस। अगला प्रश्न है, वर्गीकरण की आधारीय इकाई है। वर्गीकरण की आधारीय इकाई है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाए। ये प्रश्न आरआरबी 2016 का प्रश्न है, बताइए राइट आंसर क्या होगा इस प्रश्न का? ऑप्शन सी, स्पीसीज। ऑप्शन सी, स्पीसीज। वर्गीकरण की आधारीय इकाई क्या है? स्पीसीज। अगला प्रश्न है, किस वर्गीकरण की श्रेणी में ऐसे जीवधारी आते हैं जो एक दूसरे से कम मिलते जुलते हैं? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, वर्ग। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वर्ग। अगला प्रश्न है, जीवों के वर्गीकरण की तीन जगत पद्धति किसने दी थी? तीन जगत पद्धति किसने दी थी? हैकल ने। अर्नेस्ट हैकल ने दी थी। किसने दी थी? हैकल ने दी थी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, हैकल ने दी थी। अगला प्रश्न है, पांच जगत वर्गीकरण। पांच जगत वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया? वो तो जाएगा विटकर ने। आर एच विटकर ने। आर एच विटकर ने प्रस्तुत की पांच जगत वर्गीकरण। अगला प्रश्न है, विटकर ने पांच जगत वर्गीकरण को किस क्रम में वर्गीकृत किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, बताइए राइट आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या डी? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मोनेरा, प्रोटिस्टा, कबक, प्लांटी और एनिमेलिया। अगला प्रश्न है, द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक। द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक कौन है? कैरोलस लिनियस। कैरोलस लिनियस है। कैरोलस लिनियस है। अगला प्रश्न है, सिस्टेमा नेचुरी किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? सिस्टेमा नेचुरी किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, कैरोलस लिनियस की। कैरोलस लिनियस की। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, नाम पद्धति की संहिता कोड के अनुसार जीव विज्ञान संबंधी नाम को लिखने का सही तरीका निम्न में से कौन सा है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? अमीबा, प्रोटियस। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वैज्ञानिक नामकरण में वंश का जो नाम होता है वो कैपिटल अक्षर से और जाति का नाम छोटे अक्षर से शुरू होता है और तिरछे इटैलिक लिखे जाते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा सही उत्तर? ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने वर्गीकरण विज्ञान टैक्सोनॉमी में भ्रौणिकीय लक्षणों के प्रयोग को लोकप्रिय बनाया? राइट आंसर हो जाएगा पंचानन माहेश्वरी ने। पंचानन माहेश्वरी ने वर्गीकरण विज्ञान में भ्रौणिकीय लक्षणों के प्रयोग को लोकप्रिय बनाया। अगला प्रश्न है, उच्चतर से निम्नतर की ओर जीवों के वर्गीकरण के पदानुक्रम के स्तरों का सही अनुक्रम कौन सा है? कौन सा है सही अनुक्रम? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीन्स। फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीन्स, ये क्या है? सही अनुक्रम है। संघ, वर्ग, गण, कुल और वंश। अगला प्रश्न है, द्विनाम पद्धति में जीव का वैज्ञानिक नाम किस से मिलकर बना होता है? जीव का वैज्ञानिक नाम किससे मिलकर बना होता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए। वंश, गण, जाति, लेखाकूट, किस किस से मिलकर बना होता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? वंश, गण और जाति से मिलकर बना होता है, यानी कि एक, दो और तीन सही हो जाएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी कि वंश, गण और जाति है ना से मिलकर बना होता है जीव का वैज्ञानिक नाम। तो द्विनाम पद्धति में वंश और जाति आते हैं। लेखक का नाम संक्षेप में जोड़ा जा सकता है, लेकिन यह वैज्ञानिक नाम का अनिवार्य भाग नहीं है। गण नाम पद्धति का हिस्सा नहीं है। अगला प्रश्न है, प्रोकैरियोटिक कोशिका युक्त जीवों के लिए किस जगत की स्थापना की गई? प्रोकैरियोटिक कोशिका युक्त जीवों के लिए किस जगत की स्थापना की गई? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, मोनेरा। ऑप्शन सी, मोनेरा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक यूकैरियोटिक जीव का उदाहरण नहीं है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, जीवाणु। ऑप्शन बी, जीवाणु। अगला प्रश्न है, मोनेरा का सबसे बड़ा समूह। मोनेरा का सबसे बड़ा समूह बताइए। मोनेरा का सबसे बड़ा समूह है, राइट आंसर क्या होगा? यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया मोनेरा का सबसे बड़ा समूह है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन जगतों में केवल एक कोश के जीव होते हैं? केवल एक कोश के जीव होते हैं मोनेरा और प्रोटिस्टा दोनों में। मोनेरा और प्रोटिस्टा दोनों में। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गलत कथन को चुनिए। गलत कथन को चुनना है। तीन कथन है जो सही दिए हुए हैं, हमें चुनना है गलत कथन को, है ना, जो गलत कथन दिया गया है। तो गलत कथन कौन सा है? ऑप्शन डी, मोनेरा में केंद्रक कला उपस्थित होती है। ये कथन कैसा हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि मोनेरा प्रोकैरियोटिक में केंद्रक कला क्या होता है? अनुपस्थित होता है, उपस्थित नहीं होता। अगला प्रश्न है, जीवाणु में श्वसन एंजाइम पाए जाते हैं।
जीवाणु में श्वसन एंजाइम पाए जाते हैं मीजोजोम में राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है सबसे बड़ा जीवाणु है थियोमार्गेरिटा नेमीबियंसिस। अगला प्रश्न है जीवाणुओं की रोम जैसी संरचना को कहा जाता है फ्लैजिला। क्या कहा जाता है फ्लैजिला कहा जाता है। अगला प्रश्न है नाइट्रोजन फिक्सिंग जीवाणु सामान्यतया पाए जाते हैं राइट आंसर क्या होगा बताइए। नाइट्रोजन फिक्सिंग जीवाणु सामान्यतया पाए जाते हैं। ऑप्शन आपके सामने है, बताइए राइट आंसर क्या होगा ए बी सी या डी। राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी सही तो हो जाएगा लेग्यूमिनस पौधों में। राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी लेग्यूमिनस पौधों में। क्या होगा सही उत्तर लेग्यूमिनस पौधों में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है बताइए राइट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जीवाणुओं में कोशिका द्रव्य होता है परंतु विषाणुओं में नहीं होता है। अगला प्रश्न है निम्न के द्वारा दूध खट्टा किया जाता है किसके द्वारा किया जाता है जीवाणु के द्वारा लैक्टोबैसिलस जीवाणु द्वारा। राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित की कोशिका सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी माइकोप्लाज्मा। अगला प्रश्न है माइकोप्लाज्मा के लिए क्या असत्य है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पेनिसिलिन एंटीबायोटिक के प्रति संवेदनशीलता। अगला प्रश्न है माइकोप्लाज्मा के लिए कौन से लक्षण लागू होते हैं राइट आंसर क्या होगा बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर पेपर से गुजर सकते हैं और वृद्धि के लिए स्टीरॉल की आवश्यकता होती है यानी 1 और 3 सही हो जाएगा ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से किस जगत में एक कोश के यूकैरियोटिक को रखा गया है राइट आंसर बताइए क्या होगा ऑप्शन ए प्रोटिस्टा को। किसको रखा गया है प्रोटिस्टा को रखा गया है। अगला प्रश्न है प्रोटोजोआ शब्द दिया था किसने दिया था गोल्डफस ने। राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी गोल्डफस। अगला प्रश्न है निम्न में स्पोरोजोआ है राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। निम्न में स्पोरोजोआ है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है प्लाज्मोडियम। अगला प्रश्न है मानव में प्लाज्मोडियम का संक्रमण उत्पन्न करता है मलेरिया। कौन करता है मलेरिया। सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी मलेरिया। अगला प्रश्न है प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है क्या वाहक है मच्छर। राइट आंसर क्या हो जाएगा मच्छर मादा एनीफ्लीज मच्छर। अगला प्रश्न है काला आजार का रोग कारक लिस्मेनिया किसके द्वारा अलैंगिक संवर्धन करता है राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी द्विखंडन। क्या होगा उत्तर ऑप्शन बी द्विखंडन। अगला प्रश्न है निम्न में से किस समूह के जीवों का डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में महत्व है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी डायटम। क्या हो जाएगा डायटम समूह के जीवों का डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में महत्व है। अगला प्रश्न है ईस्ट और मशरूम क्या फफूंद है फफूंद कवक है। अगला प्रश्न है सामान्य खाद्य छत्रक क्या होता है राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी कसकर ठसाठस भरे कवक जाल। क्या होगा उत्तर ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है माइकोराइजा एक सहजीवी संबंध है राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी कवक और पौधों के मध्य उच्च पौधों की जड़ों और कवक के मध्य। अगला प्रश्न है कवक की कोशिका भित्ति खालिस्तान से बनी होती है काइटिन से। किससे बनी होती है काइटिन से बनी होती है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा जीव पोषण की मृतोपजीवी विधि पर निर्भर होता है। सही उत्तर क्या होगा एगैरिकस। क्या हो जाएगा उत्तर ऑप्शन ए एगैरिकस। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी कवकीय कोशिका भित्ति काइटिन से निर्मित होती है। किससे होती है काइटिन से निर्मित होती है। अगला प्रश्न है एपीडी कैंडोले पद्धति के अनुसार पादपों को वर्गीकृत किया गया है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए बी सी या डी। राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए से तो जाएगा क्रिप्टोग्रामी एवं फेनरोगेमी में वर्गीकृत किया गया है पादपों को। अगला प्रश्न है जगत प्लांटी में सम्मिलित हैं। राइट आंसर क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी शैवाल
ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, अनावृत बीजी और आवृत बीजी सम्मिलित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह क्रिप्टोगेम कहलाता है? क्रिप्टोगेम कहलाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, थैलोफाइटा, टेरिडोफाइटा और ब्रायोफाइटा कहलाता है। अगला प्रश्न है, खलिस्तान समूह के पौधों को आमतौर पर शैवाल कहा जाता है। किस पौधों को कहा जाता है? थैलोफाइटा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, थैलोफाइटा समूह के पौधों को आमतौर पर शैवाल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पौधा थैलोफाइटा समूह में वर्गीकृत नहीं होता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? रिक्सिया। जो रिक्सिया पौधा है थैलोफाइटा समूह में वर्गीकृत नहीं होता। अगला प्रश्न है, शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, सेल्यूलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। अगला प्रश्न है, ब्रायोफाइट्स की निचली बाह्य त्वचा कोशिकाओं से बढ़ने वाले उभार को कहा जाता है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, राइजोइड। राइजोइड। अगला प्रश्न है, पादप जगत का उभयचर किसे कहा जाता है? पादप जगत का उभयचर कहा जाता है ब्रायोफाइट्स को। ब्रायोफाइट्स को कहा जाता है पादप जगत का उभयचर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राइजोइड्स के बारे में गलत है? राइट आंसर क्या होगा? बताइए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, इनमें से पूर्ण विकसित तना। इनमें से पूर्ण विकसित तना, जड़ और पत्तियां होते हैं। अगला प्रश्न है, पौधों के वर्गीकरण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बताइए। 4 कथन आपके सामने हैं। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्रायोफाइटों में संवहन तंत्र नहीं पाया जाता है। ब्रायोफाइटों में संवहन तंत्र नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस एक जीव में संवहन ऊतक पाए जाते हैं? निम्न में से किस एक जीव में संवहन ऊतक पाए जाते हैं? तो राइट आंसर क्या जाएगा? मार्सिलिया। मार्सिलिया जीव में। अगला प्रश्न है, खलिस्तान बीज रहित संवहनी पौधे होते हैं जो स्वतंत्र गैमेटोफाइटा और स्पोरोफाइटा चरणों के साथ एक अद्वितीय जीवन चक्र साझा करते हैं, जिनकी संवहनी पौधों सहित आमतौर पर सामान्य विशेषताओं के कारण एक साथ चर्चा की जाती है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? टेरिडोफाइटा है। वो कौन है? टेरिडोफाइटा बीज रहित संवहनी पौधे होते हैं। अगला प्रश्न है, मासिलिया फर्न और अश्वपुच्छीय और स्टेल निम्न में से किस पादप समूह के उदाहरण हैं? टेरिडोफाइटा के। किसके हैं? टेरिडोफाइटा के। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक जीवित जीवाश्म है? जीवित जीवाश्म कौन सा हो जाएगा? साइकस। क्या हो जाएगा? साइकस। अगला प्रश्न है, कॉरिलॉइड जड़ें पाई जाती हैं। कॉरिलॉइड जड़ें पाई जाती हैं तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, साइकस में पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा बीजांड होता है। सबसे बड़ा बीजांड होता है क्या होता है? साइकस में। किसमें? साइकस में। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन जिम्नोस्पर्म है? निम्न में से कौन जिम्नोस्पर्म है? तो राइट आंसर हो जाएगा चीड़। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चीड़। पाइनस। अगला प्रश्न है, खलिस्तान में पानी के संघनन के लिए विशेष ऊतक है। जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म। अगला प्रश्न है, अनावृत बीजों में परागण संपन्न होता है। अनावृत बीजों में परागण संपन्न होता है वायु द्वारा। वायु द्वारा। अगला प्रश्न है, चिलगोजा एक अनावृत बीजी बीज है। चिलगोजा एक अनावृत बीजी बीज है जो सूखे फल मेवों की तरह खाया जाता है। यह किसके द्वारा उत्पन्न होता है? तो पाइनस किसके द्वारा उत्पन्न होता है? ऑप्शन आपके सामने, पाइनस जिरार्डियाना के द्वारा उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न है, वनस्पति जगत में सबसे बड़ा बीजांड, सबसे बड़े नर एवं मादा युग्मक व सबसे बड़ा वृक्ष पाया जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, अनावृत बीजियों में पाया जाता है। अनावृत बीजियों में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, जिम्नोस्पर्म को सामान्यतः खालिस्तान बीजधारी कहा जाता है क्योंकि इसमें पुष्प का अभाव होता है तथा इनकी बीजों का विकास किसी विशिष्ट जनन अंग में नहीं होता, बल्कि वे पादप की जनन संरचनाओं की सतह पर ही विकसित होते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नग्न बीजधारी कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, बेआवृत बीजी पौधे जिनके बीजों में 2 बीजपत्र होते हैं उन्हें कहा जाता है द्विबीजपत्री पौधे। क्या कहा जाता है? द्विबीजपत्री पौधे। अगला प्रश्न है, खलिस्तान के प्रजनन संबंधी भाग फूल में स्थित होते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? एंजियोस्पर्स आवृत बीजी। एंजियोस्पर्म आवृत बीजी के प्रजनन संबंधी भाग फूल में स्थित होते हैं। अगला प्रश्न है, एक वृक्षमूल की शाखाएं अपने आप में बड़े क्षेत्र में नए पेड़ों जैसी होती हैं जो जड़ों और नए तनों एवं शाखाओं को जन्म देती हैं। इसी विशेषता एवं इसकी दीर्घायु के कारण इसे अक्षय माना जाता है तथा यह भारत की पौराणिक कथाओं एवं अनुश्रुतियों का एक आवश्यक भाग है। कौन सा वृक्ष है? बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा?
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बट, बरगद, बट या बरगद। अगला प्रश्न है, जीवन चक्र की दृष्टि से आवृतबीजी पौधों का सबसे महत्वपूर्ण अंग, जीवन चक्र की दृष्टि से आवृतबीजी पौधों का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए पुष्प, ऑप्शन ए पुष्प। अगला प्रश्न है, एक वास्तविक फल निम्नलिखित में से किससे निर्दिष्ट होता है, एक वास्तविक फल निम्न में से किससे निर्दिष्ट होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी, जब पुष्प का केवल अंडाशय फल में विकसित होता है। अगला प्रश्न है, निम्न पौधों पर विचार कीजिए, केला, धनिया, नारियल, निम्न में से कौन एक बीजपत्री है, एक बीजपत्री पौधा कौन सा है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर क्या होगा बताइए, ए बी सी या डी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए से उत्तर हो जाएगा केला, है ना। तो केवल एक, ऑप्शन ए से उत्तर हो जाएगा केवल एक, क्या है, एक बीजपत्री है। अगला प्रश्न है, बाथ स्पंज है, बाथ स्पंज है, राइट आंसर क्या हो जाएगा यूस्पंजिया, यूस्पंजिया, यानी कि ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वीनस की फूलों की डलिया, वीनस की फूलों की डलिया के नाम से किसे जाना जाता है, वीनस की फूलों की डलिया के नाम जाना जाता है यूप्लेक्टेला को, यूप्लेक्टेला को, ऑप्शन बी सही उत्तर है यूप्लेक्टेला को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, नाल प्रणाली निम्न में से किसका विशिष्ट लक्षण है, राइट आंसर क्या हो जाएगा स्पंज का, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा स्पंज का। अगला प्रश्न है, स्पंजों में टोटीपोटेंट कोशिकाएं होती हैं, आर्कियोसाइट्स, आर्कियोसाइट्स होती हैं, राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए, संघ प्लोरीफेरा के जंतु जो स्पंज कहलाते हैं में अलिंगी प्रजनन केवल मुकुलन के द्वारा होता है। तो इसमें ये असत्य इसलिए है क्योंकि मुकुलन के अलावा जैम्यूल निर्माण द्वारा भी अलिंगी प्रजनन होता है। अगला प्रश्न है, संघ निडेरिया के सदस्य शरीर संगठन के किस स्तर का प्रदर्शन करते हैं, राइट आंसर क्या हो जाएगा ऊतकीय, ऊतकीय स्तर का प्रदर्शन करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव सीलेंट्रेटा से संबंधित है, सीलेंट्रेटा से संबंधित है हाइड्रा और समुद्री एनीमोन। अगला प्रश्न है, सीलेंट्रेटा के सदस्यों को शारीरिक आकृति के आदर्श रूप से क्या संरचनाएं पाई जाती हैं, तो बेलनाकार पॉलिप एवं तस्तरी नुमा मेड्यूसा। अगला प्रश्न है, शरीर का खलिस्तान का शरीर कोशिका की दो परतों से बना होता है, दो परतों से बना होता है सीलेंट्रेटा का शरीर, सीलेंट्रेटा का शरीर जो है कोशिका की दो परतों से बना होता है। अगला प्रश्न है, जेलीफिश किस संघ का एक उदाहरण है, किस संघ का है, संघ नीडेरिया का, संघ नीडेरिया का, यानी कि ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रबाल भित्तियों की वृद्धि के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही नहीं है, राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रबाल अलवणीय जल में प्रचुरता से उग सकता है, ये कैसा हो जाएगा असत्य हो जाएगा क्योंकि प्रबाल लवणीय जल में ही उगते हैं, है ना। अगला प्रश्न है, प्रबाल भित्तियों की वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन सी आवश्यक दशा है, प्रबाल भित्तियों की वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन सी आवश्यक दशा है, बताइए राइट आंसर क्या होगा ए बी सी या डी। राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा प्रकाशीय स्थितियां, स्वच्छ और अवसाद रहित जल और उष्णकटिबंधीय समुद्री जल जिसका तापमान 20 डिग्री सेल्सियस टू 21 डिग्री सेल्सियस तक हो, यानी कि ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा कथन 1, 2 और 4 सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से जानवरों के नेत्र बहुत ही साधारण होते हैं एवं वास्तव में रोशनी को पहचानने वाले केवल नेत्र बिंदु होते हैं, राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी, प्लेनेरिया, प्लेनेरिया, राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, एस्केरिस लुम्ब्रिकाइडिस सामान्यतया कहलाता है, क्या कहलाता है गोलकृमि, क्या कहलाता है गोलकृमि कहलाता है। तो एस्केरिस लुम्ब्रिकाइडिस सामान्यतया क्या कहलाता है गोलकृमि कहलाता है। तो ये थे हमारे साइंस के 103 प्रश्न। किन बच्चों ने 103 में से कम 90 स्कोर किया है कमेंट करके बताइए, अपना अपना फाइनल स्कोर ईमानदारी से बताइएगा कितना स्कोर किया सबने। तो ठीक है, आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।